क्या आप कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो अपने आप को जांच लें कि क्या आप इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुमान सिंह रावत और स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 10 व 12 के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको ये उपयोगी जानकारी और टिप्स प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम सभी स्टूडेंट्स अपने स्वयं की शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि पेंसिल, पेन, स्केल, शार्पनर, रबड़ आदि पारदर्शी पॉलीथीन की थैली में रख लें और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो ये सहायक शिक्षण सामग्री अपनी स्वयं की लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन सामग्रियों का आदान प्रदान नहीं करने दिया जाएगा और बाय चांस आपको मौका मिलेगा तो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अतः बेटर यही रहेगा कि अपने स्वयं की ही शिक्षण सहायक सामग्री लेकर के आप जाएं। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स रोज़ाना अपना प्रवेश पत्र साथ लेके जाएं, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उसे आपको रोज़ाना साथ लेकर के ही जाना है। इसके अलावा फेस मास्क पहनकर अवश्य आपको जाना है। इसके अलावा सभी विद्यार्थी परीक्षा हेतु निर्धारित समय से प्रथम दिवस आधे घंटे पूर्व पहुंच जाए, यानी पहले दिन आपको आपका परीक्षा के लिए जो निर्धारित समय है उससे आधे घंटे पूर्व आपको वहां परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना है। इसके अलावा और अन्य जो दिन होते हैं उन दिवस में आपको एग्ज़ाम के लिए जो निर्धारित समय है उससे 15 मिनट पूर्व अवश्य पहुंच जाना है, जिससे आपको अपना रूम नंबर ढूंढने और अपनी एग्ज़ाम की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर रोल नंबर और अन्य जो एंट्रीज होती हैं उनको भरने में लगने वाला जो समय है वो ज़्यादा आपका ख़राब नहीं हो और परीक्षा शुरू होने से पहले ही आप इन एंट्रियों को वहाँ भर ले, जिससे जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो आप उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में लग जाए और आपका अतिरिक्त समय खराब नहीं हो। इसके अलावा सर्वप्रथम सभी स्टूडेंट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर अंकों में और शब्दों में अच्छे से भर लेने हैं और ध्यान रहे किसी भी प्रकार की काट छाट या ओवर राइटिंग उत्तर पुस्तिका पर नहीं करें। इसके लिए सभी विद्यार्थी अंकों में व शब्दों में और अंग्रेजी के पेपर में रोल नंबर आपको शब्दों में जब लिखे इन वर्ड्स में, तो प्रयास यही करें कि आप ये रोल नंबर जो हैं वो अंग्रेजी के वर्ड्स में ही लिखें, इंग्लिश के लेटर्स और वर्ड्स में ही आप इन्हें भरें। और शेष सभी जो सब्जेक्ट हैं उनमें रोल नंबर आपको अंकों में और शब्दों में जब लिखे तो हिंदी भाषा में ही आपको भरने हैं। सभी एंट्रियां भरने के पश्चात सर्वप्रथम पेपर के ऊपर आप सभी को अपने रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर के अलावा आपके प्रश्न पत्र के ऊपर यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको एक भी शब्द नहीं लिखना है। यहाँ तक कि जो MCQ वाले प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न या रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, उनमें भी ना तो आपको किसी ऑप्शन पे राइट या क्रॉस करना है, ना ही किसी रिक्त स्थान में प्रश्न पत्र में आपको कुछ भरना है। आप चाहे तो उनके ऊपर एक दो डॉट की बिंदियाँ आप बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पहले प्रश्न में आपको ऑप्शन बे सही लग रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ आप एक डॉट बना लें। ऐसा नहीं है कि बे को आपने प्रश्न पत्र पे ही राइट कर दिया, ऐसी गलतियां नहीं करें। और एंट्रीज भरने के बाद
आपको क्या करना है कि जो भी उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे से आता है उस प्रश्न को ही आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपके पेपर की शुरुआत अच्छी होगी तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा। इसलिए जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे से आता है उसी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए एक प्रश्न पूरा हो गया तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़ देनी है और अगली लाइन से आपको नेक्स्ट प्रश्न करना शुरू कर देना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका में सबसे लेफ्ट साइड में परीक्षक को कॉपी चेक करने के दौरान जो अंक देने होते हैं उनके लिए निर्धारित जगह दी होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या और उसके बाद आपकी कॉपी का आपके लिए लिखने का स्थान होता है। तो परीक्षक के लिए या वीक्षक के लिए जो अंक देने के लिए निर्धारित स्थान है वहाँ पर आप प्रश्न संख्या वगैरह कुछ नहीं लिखें। सेकंड कॉलम जो होता है उसी से आपको अपने प्रश्न संख्या डालने हैं और उसके बाद आपको काम शुरू करना है। सबसे पहले जब आप प्रश्न सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार सबसे पहले प्रश्न संख्या, मान लीजिए आपको 1 सबसे अच्छे से आता है तो प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे और उसके बाद आपको प्रश्न तो लिखना नहीं है तो उसको आप ब्लैक पेन से डैश 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 करके पूरी लाइन पूरी कर दें। इसमें आपको मुश्किल से 2 सेकंड 5 सेकंड का समय लगेगा। उसके बाद वापस से उत्तर संख्या 1 लिखें और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आप लिख दें। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न था कि मानव के रक्त का पीएच कितना होता है, तो मानव के रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है, वो आपने लिख दिया, इसका सही जवाब हो गया। उसके बाद ये उत्तर समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है, 2 लाइनें छोड़ देनी है और उसके बाद तीसरी जो लाइन होती है उसमें आपको जो भी नेक्स्ट प्रश्न आता है अच्छे से वो प्रश्न आपको लिखना है। जैसे प्रश्न संख्या 2 आपको अच्छे से आता है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह 12 हो सकता है, 20 हो सकता है, जो आपको अच्छे से आए वही प्रश्न आपको सबसे पहले करने हैं। अब मान लीजिए प्रश्न संख्या 2 है तो प्रश्न तो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना नहीं है, तो उस प्रश्न संख्या 2 लिख करके उस आगे की पूरी लाइन जो होती है उसमें आप डैश 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 कर दे ब्लैक पेन से। उसके बाद उसके जस्ट नीचे उत्तर संख्या 2। अब मान लीजिए कोई प्रश्न है आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखनी है, तो हेडिंग लगाओगे आप सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, फिर इसकी परिभाषा आप लिखोगे। परिभाषा लिखने के बाद प्रकाश संश्लेषण का आपको समीकरण लिखना है तो उसकी भी आप हेडिंग लगाएंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, और उसके बाद इसका समीकरण लिख देंगे। अब ये प्रश्न संख्या और उत्तर संख्या 2 बार लिखने से क्या होता है, कई बार क्या होता है गलती से प्रश्न संख्या आपको डालना 2 होता है, उसकी जगह आप 3 डाल देते हैं या 12 डाल देते हैं। तो 2 बार डालने से क्या होगा, बाई चांस आपका एक जगह गलत हो गया, ओवर राइटिंग पे हो गया, तो दूसरी जगह आपको इसको सुधारने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि पूरा पेपर पढ़ने में समय खराब नहीं करें। बेटर यही रहेगा कि मान लीजिए आपको 5वां प्रश्न आता है तो 5वां आप सबसे पहले करें, उसके बाद 6ठा पढ़ें। 6ठा नहीं आता है तो 7वां पढ़ें, अगर 6ठा आता है तो 6ठा आप कर लें, क्योंकि कोरोना की वजह से आपकी एग्ज़ाम की जो समय सीमा है उसमें भी कटौती की गई है। क्योंकि पहले आपको एग्ज़ाम के लिए 3.25 घंटे का समय मिलता था, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से अब आपको 2 घंटे और 45 मिनट ही मिलेंगे, यानी आधा घंटा आपको कम मिलेगा। तो उस आधे घंटे की भरपाई करने के लिए आपको अतिरिक्त समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप एक साथ सारणी बनाकर ही करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जैसे प्रश्न संख्या पहला आएगा उसमें 10th क्लास में 12 MCQ वाले प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम एबीसीडी वाले प्रश्न बोलते हैं, वो 12 प्रश्न आएंगे 10th क्लास के लिए, और 12th क्लास में 9 MCQ आएंगे। अब मान लीजिए पहला जो प्रश्न है उसके 9 पार्ट्स हैं, तो उनमें ऊपर तो आ जाएगा प्रश्न संख्या और नीचे आ जाएगा सही उत्तर का क्रमांक।
प्रश्न संख्या का कॉलम बनेगा, सबसे ऊपर वाला प्रश्न संख्या, नीचे सही उत्तर का क्रमांक। जैसे पहले का उत्तर से है तो से आपने भर दिया, दूसरे का द है तो द भर दिया। तो सारे के सारे जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनका जवाब आपको एक साथ ही देना है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले नंबर का प्रश्न आप कॉपी में सबसे पहले नंबर पे ही करें। इस प्रश्न को आपकी जहां मर्जी है वहां करें। अगर आपको सारे अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले भी आप कर सकते हैं, और मान लीजिए इनमें से कुछ एमसीक्यू आपको नहीं आते हैं तो फिर इस प्रश्न को आप चाहे तो बाद में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एमसीक्यू को आपको एक साथ ही करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। जिन प्रश्नों के अंदर एक से ज़्यादा भाग होते हैं, उन प्रश्नों के सारे जो भाग हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में एक साथ ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि जैसे एक भाग को आप कहीं और सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे भाग को कहीं और सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह का पूरा ध्यान रखें। जैसे अथवा वाले भी प्रश्न जो होते हैं, इन अथवा वाले प्रश्नों में अथवा के ऊपर या नीचे का केवल एक पार्ट ही आपको करना है। ऐसा नहीं हो कि लापरवाही से या भूल से दोनों ही पार्ट्स आप सॉल्व कर दें। जैसे एक प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाह्य निषेचन की परिभाषा, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भवन के बीच दो अंतर लिखने हैं, या निषेचन की परिभाषा और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखना है। अब इनमें से जो भाग आपको अच्छे से आता है वही करना है। ऐसा नहीं करें कभी भी कि ऊपर का एक पार्ट कर दे, नीचे का भी एक पार्ट कर दे। ऐसी भूल कभी भी नहीं करें। या तो ऊपर के दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, जो भी अथवा वाला प्रश्न होगा और वाला प्रश्न होगा उनमें या तो ऊपर के दोनों पार्ट्स या 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स, जितने भी भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन सबको आपको एक साथ ही सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा नहीं करें कि 18वें का पहला भाग आपने कर दिया, उसके बाद आप 19वां या 20वां प्रश्न कर रहे हैं, फिर 18वें का सेकंड कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी भी नहीं करें। एक प्रश्न के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को आप एक साथ ही करने का प्रयास करें। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं या अन्य जो प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते समय आप उनके अंकों को भी ध्यान में रखें। यानी अंकों को ध्यान में रखते हुए ही इनको सॉल्व करना है। जितने अंक का प्रश्न है उसी अंक के हिसाब से आपको उसका जवाब देना है, उसको सॉल्व करना है। ज़्यादा अंक का प्रश्न है तो उसको बड़ा करना है, कम अंक का प्रश्न है तो उसका जवाब आपको संक्षेप में ही देने का प्रयास करें। समय सीमा का पूरा ध्यान रखते हुए ही आपको प्रश्नों को हल करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको सारा पेपर आते हुए भी आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख पाए और आपके कुछ प्रश्न छूट जाए। तो समय सीमा का पूरा ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करते जाना है। पेपर इस प्रकार से ही आपको हल करना है कि निर्धारित समय अवधि 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। मान लीजिए यदि किसी कारणवश ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ उत्पन्न हो जाए कि 20-25 मिनट का समय आपके पास बचा है और 2 बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न आपके छूट रहे हैं, दोनों निबंधात्मक प्रश्न आपको करने हैं, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप केवल एक ही प्रश्न को बहुत अच्छे से लिखें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों ही प्रश्नों के कुछ अंश आप उसमें कर दें। तो पहला जो तरीका है कि एक प्रश्न को आपने मान लीजिए दोनों निबंधात्मक में से केवल एक ही आपने बहुत अच्छे से किया और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम आपको उसमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 3.5 मिल सकते हैं, 4 से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकते। और आपने एक प्रश्न को करने में वो सारा समय 20-25 मिनट का वेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों ही प्रश्नों के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, मुख्य बातें हैं, उन्हीं को आप अच्छे से प्रस्तुत कर दें। दोनों ही प्रश्नों को आप संक्षेप में लिख करके आ जाएं। तो हो सकता है कि एग्जामिनर इन दोनों ही प्रश्नों में आपको 4 की जगह 3-3 नंबर या 3.5 नंबर ऐसे दे सकता है। तो इस केस में आपके नंबर 4 से ज़्यादा 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। तो दोनों ही प्रश्नों को हल करना
ज़्यादा ठीक रहता है। इसके अलावा मान लीजिए जिन प्रश्नों के अंदर चित्र आ रहे हैं उनमें आपको स्वच्छ चित्र बनाने हैं, और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि चित्रों को नामांकित अवश्य करें। बिना नाम लिखे हुए चित्रों में आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं मिल सकते। इसलिए पूरा प्रयास करें कि जो भी आपने नामांकित चित्र बनाया है उस चित्र के नीचे आप नाम लिखें कि किसका ये चित्र है, और उस चित्र के जो भी भाग हैं, अवयव हैं, उनका नामांकन आप अवश्य करें। पेपर पूरा होने के पश्चात एक बार आपको सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की काउंटिंग कर लेनी है, सभी प्रश्नों की गिनती कर लेनी है कि आपने उत्तर पुस्तिका में सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने गलती से पेपर के ऊपर तो टिक लगा दिया कि ये प्रश्न मेरा हो गया और आपकी नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में वो प्रश्न आपने हल किया ही नहीं है। अतः सारे के सारे प्रश्न जो हैं एक बार गिन करके चेक कर लें कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। और इसके बाद यदि मान लीजिए इसके पश्चात भी आपके पास समय है, आपने काउंटिंग कर ली, सारे के सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं, और उसके बाद भी आपके पास 5 मिनट 10 मिनट या इससे ज़्यादा का समय है, तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ भी प्रत्येक प्रश्न समाप्त हो रहा है उस प्रत्येक प्रश्न के बाद आप क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं स्केल की सहायता से। जैसे कि आपकी डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है कि जैसे प्रश्न संख्या 1 आपने लिखा, डैश डैश कर दिया, इसका जो भी जवाब है वो आपने लिख दिया, उसके बाद स्केल लगा करके आपने सीधी लाइंस खींच दी। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 2 लिखा, उसको भी आपने डैश डैश कर दिया, उत्तर इसका लिख दिया आपने, जहाँ उत्तर पूरा उसके हो रहा है उसके बाद भी आपने स्केल लगा के लाइंस खींच दी। अब ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को भी आपकी जो कॉपी है उसको चेक करने में सुविधा रहेगी और उसको नंबर देने में भी सुविधा रहेगी, और आपकी कॉपी जो है बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि आप किस तरह से अपने बातों को आपकी एग्ज़ाम की कॉपी के अंदर नोटबुक में रखते हैं उसी से डिसाइड होगा कि आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लिख करके तो सभी स्टूडेंट आते हैं, सभी स्टूडेंट जवाब ही लिख करके आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम अपना पास भी नहीं कर पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है उनकी बातों को प्रस्तुत करने के तरीक़ों से, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी बातों को सही तरीके से एग्ज़ाम हॉल में अपनी नोटबुक में रख पाएगा उसी स्टूडेंट्स के सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और वही टॉप करते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप प्रत्येक प्रश्न के कंप्लीट होने के बाद स्केल से सीधी लाइंस आप खींच दें, और उसके बाद मान लीजिए कि आपका पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको अपनी कॉपी के अंदर क्या लिखना है दोस्तों, समाप्त लिख देना है। जहां पर भी आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं उसके बाद आपको अपनी नोटबुक के अंतिम पेज पे जहां लास्ट प्रश्न आपने किया है उसके बाद समाप्त या द एंड आपको लिख देना है। और उसके बाद भी अगर आपके पास समय है तो आप एक बार फिर से अपने जो जवाब लिखे हैं उनको आप पढ़ने का प्रयास करें। इधर उधर दूसरों से बातें करके दूसरों के जवाब लिखने का प्रयास नहीं करें। सिर्फ एमसीक्यू में अगर आपको लगता है तो किसी की आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि दूसरों की हेल्प लेने के बजाय अपने आप पर ही आप विश्वास रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रोज़ाना कड़ी मेहनत करके आप पढ़ाई करें। बिल्कुल भी अपना ये कीमती समय, एग्ज़ाम का जो समय है उसको आप खराब नहीं करें। आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की, यही उम्र है कुछ करने की। मेरे विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती,
सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अपने आप को झोंक दे, क्योंकि साल भर जो आपने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का, स्टडी का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को आपको अपनी नोटबुक में, एग्ज़ाम की पुस्तिका में लिख करके प्रस्तुत करना है। अतः अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें और दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाए। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। यदि माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिससे ये ज़रूरी जानकारी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और उनके लिए उपयोगी साबित हो सके। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग।